अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। आज हम दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं यूक्रेन रशिया वॉर का। और ये वॉर इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉर सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं है, बल्कि ये वॉर दो कोल्ड वॉर राइवल्स यानी यूएसएसआर और यूएस के बीच में है। क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन और पूरा नेटो ये सब यूएस के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? रशिया, जो कि एक्स यूएसएसआर है, और उसके दीगर एलाइज जो दुनिया में भर में है उनके सब के खिलाफ। तो इस वॉर का इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज़ ये दोनों पावर्स इस वक्त ऐसे सिचुएशन में है कि वो अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर इस चीज़ में देख रहे हैं कि अगर वो इस वॉर को जीतते हैं तो फिर उनके लिए उनका फ्यूचर खुल जाएगा, और अगर वो इस वॉर को हारते हैं तो उनके लिए उनका फ्यूचर शायद तारीक हो जाए। तो समझ लें कि इस पावर गेम में वो अपनी इस जीत और हार को अपने लिए सर्वाइवल की जंग भी कह सकते हैं, क्योंकि पावर का सर्वाइवर सिर्फ उसी सूरत में होता है जबकि वो एब्सोल्यूट पावर हो। अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड पावर हो तो वो कभी भी अपने आप को सिक्योर या सेफ फील नहीं करता। और यही इशू है पावर का, कि पावर को हमेशा मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है पूरी दुनिया पे, तो उससे कम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। सो यही प्रॉब्लम है यूएस का, कि अगर वो एक दुनिया का समझ लें कि सुपर पावर रहा, और समझ लें कि वो दुनिया की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी शायद अभी भी है, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर रुक नहीं सकता जब तक कि वो तमाम दुनिया के एलिमेंट्स को अपने ज़ेरे नगू ना कर ले। तो बहरहाल ये वॉर बड़ी पेचीदा भी है, और इसी वजह से ये बहुत ही यानी कि डिफ़िकल्ट वॉर है, और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के हर मुल्क के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए इसका हमें जायज़ा हमेशा लेते रहना पड़ता है। तो एक ये जो बिल्कुल रिसेंट इसके इसी से रिलेटेड न्यूज़ अभी आई है कि लावरोव, जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस CSTO सिस्टो, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, अपने कुछ एलाइज के साथ बनी हुई है। और वो कौन से एलाइज हैं? आर्मीनिया, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ये 6 लोग हैं जिन्होंने मिलकर CSTO यानी सिस्टो बनाया हुआ है। और इसी की अभी बिल्कुल हाल ही में यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मीटिंग हुई है। और आप इसमें देख रहे हो कि 3 मुल्क तो इसमें से जो है वो काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तीनों तो सेंट्रल एशिया है। और बाकी बेलारूस, जिसका अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि ये यूरोप में रशिया का जो वाहिद एलाय प्रैक्टिकली रह गया, ये वो है। और आर्मीनिया, जो कि वो मुल्क है जिसकी आज़रबाईजान के साथ जंग रहती है, तो लिहाजा आज़रबाईजान और आर्मीनिया का भी जो है वो किसी भी धड़े में होना, वो भी एक ख़ास उसकी इम्पोर्टेंस होती है। सो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टो की कॉन्फ्रेंस के अंदर लाइक वेस्टर्न एलाइज जो है वो ये कह रहे थे कि भाई तुम भी हमारे खिलाफ जो है वो नेटो की तर्ज की एक अलायंस बनाए बैठे हुए हो, और तुम अब हमारे खिलाफ इसके थ्रू कुछ कार्रवाई करोगे, बिकॉज इसकी कॉन्फ्रेंस का होने की वजह से उन्होंने ये बात की। लेकिन उसके जवाब में लावरोव ने कहा है कि हमारा कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है कि हम ये जो सिस्टम है ये आई डोंट थिंक, लावरोव ने कहा, आई डोंट थिंक दैट वी शुड रीमोल्ड द सिस्टम इनटू अ ब्लॉक दैट इज अपोज्ड टू एनीवन। यानी ये ऐसा ब्लॉक ही नहीं हमने बनाया हुआ जो किसी के खिलाफ जंग या महाज आराई के लिए बना हो। ये तो हमने सिर्फ अपनी बाहमी ट्रेड, इकोनॉमी और अपनी जो आपस की जो भाईचारा वगैरह है उसके लिए बनाया हुआ। तो इसका कोई ये बिल्कुल नेटो के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात भी कही है कि नेटो जो है वो यानी जनरल जेंस स्टोल्सबर्ग ने जो अभी बिल्कुल कहा एक आध दिन पहले कि
वो नहीं इस बात को अलाउ करेंगे कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्रीज कर दिया जाए। यानी वो नहीं चाहेंगे कि कोई सीज फायर हो, वो नहीं चाहेंगे कि कोई इनके बीच में कोई दरमियानी किस्म की कोई वक्ती तौर पे पीस डील हो जाए, यानी थोड़े दिन के लिए रुकावट आ जाए जंग में, दोनों पार्टीज को, दोनों साइड्स को कोई रिस्पाइट मिल जाए। स्टोलनबर्ग ने ये कहा है कि हम और नेटो जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो इस जंग को जो है भरपूर तरीके से जारी रखें और दोनों के बीच में डेली के बेसिस पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई आपस की फायरिंग और मतलब कुछ ना कुछ होता रहे। तो इसी के जवाब में लाव्रोव ने कहा है कि दे डोंट वांट, ऐसा लगता है कि स्टोलनबर्ग नहीं चाहता कि कोई जंग में जो है वो रुकावट आए। उसने कहा कि इट मीन्स दे वांट टू फाइट, वेल लेट देम फाइट, वी आर रेडी फॉर इट। सो लाव्रोव ने कहा कि अगर वो नहीं रुकना चाहते, नेटो नहीं रुकना चाहता, तो हम भी तैयार हैं इस तरह की जंग के लिए। सो इससे ये पता चलता है कि इस जंग में कोई अभी फौरी तौर पे रुकावट आने के कोई ख़ास चांसेस नहीं है। तो एक और ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कीव और लवीव, दो मेजर ओब्लास्ट जो कि यूक्रेन के हैं, जो कि वॉर फ्रंट से काफ़ी दूर हैं, बड़े डीप हैं, दूसरी तरफ हैं, उन दोनों के ऊपर रशिया ने ड्रोन के अटैक्स किए हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। यहाँ ये मैं आपको गूगल अर्थ से दिखाने लगी हूँ कि ये जो आपको ये वाला साइड, ईस्टर्न साइड का बॉर्डर दिखाई दे रहा है गूगल अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर तो बैटल हो रही है, इन प्रोविंसेस को के ऊपर तो रशिया ने आकर के कब्जा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक बॉर्डर सा बनता है, यहाँ पे डिनोप्रो रिवर और इस तरह से इस तरफ से, इसके आगे तो कोई वॉर नहीं हो रही। इसके आगे का ये सारा जो मेजर हिस्सा है यूक्रेन का, ये तो यूक्रेन के ही कब्जे में है, और ये जो इनका कैपिटल सिटी है कीव, और इनकी एक सिटी है लिविव, ये तो इस बैटल फ्रंट से बहुत दूर है। मगर रशिया ने अपने पावर को शो ऑफ करने के लिए अपने ड्रोन्स का अटैक जो है वो कीव के ऊपर और लवीव, जो कि बिल्कुल एंड के एक सिटी है जो बिल्कुल पोलैंड के साथ से जाकर मिल रही, तो ये एक शो ऑफ पावर ही है। बिकॉज कुछ अरसे पहले ऐसी खबरें आई थी कि शायद यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स का हमला हुआ है, जो कि मॉस्को में जाकर के वो हिट हुए हैं जो रशियन कैपिटल। तो उसके बदले में गालिबन और अपनी पावर को शो करने के लिए रशिया ने इन दोनों मेजर सिटीज के ऊपर, और जो कीव तो बहरहाल है ही कैपिटल सिटी, और ये इनके लाइक आप कह लो कि एक सेंटर है जहाँ से सारे डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पर सारा इनके गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। अगर कीव कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप समझ लें कि पूरा यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो बहरहाल रशिया ने ये डजन्स ऑफ अटैक ड्रोन्स जो है अक्रॉस यूक्रेन बिफोर डॉन ऑन ट्यूसडे के दिन ये उन्होंने किया, और कीव और लवीव में ये ड्रोन्स उतरे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा संगीन सी बात हो गई है, क्योंकि ये वॉर को मज़ीद आगे बढ़ाने की बात हो गई। और आपको याद होगा, मैंने आपको एक पिछली पॉडकास्ट में ये कहा था कि एक्स पीएम जो रशियन है, उन्होंने ये बात भी कही कि हमें इस वॉर को बढ़ा के और पोलैंड के बॉर्डर तक लेकर आना है, वरना अगर हम बीच में यहाँ खड़े रहे तो फिर ना ही सीज फायर होगा और ना ही इस वॉर की कोई हतमी जो तौर पे ये इख्तिताम पजीर हो सकेगी। ये एक और न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रशिया accuses यूक्रेन ऑफ यूजिंग यूके सप्लाइड मिसाइल्स टू स्ट्राइक ब्रिज ऑफ क्रीमिया। ये लाइक थर्सडे की बात है, ये ट्यूसडे वाले दिन तो ये रशियन मिसाइल वहाँ गए, लेकिन ये थर्सडे वाले दिन क्रीमिया से जुड़ने वाला एक ब्रिज जो कि कोनहार ब्रिज कहलाता है, बिकॉज कुछ ब्रिजेस हैं जो कि ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। क्रीमिया ये एक स्टेट है, एक ब्लास्ट है जो कि 2014 में ही जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था, और ये यूक्रेन का एक प्रोविंस है, लेकिन इसके ऊपर तभी से 2014 से ही जब ये पहली दफ़ा वॉर शुरू हुई थी, तभी से ये क्रीमिया के ऊपर रशिया का कब्जा हो गया था। बिकॉज ये जो क्रीमिया है इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ब्लैक सी के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और रशिया इसके पोर्ट्स को शेयर करता था, तो इसलिए इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। और इस क्रीमिया को
रशिया से जो जोड़ती है वो बिकॉज़ इसके बीच में एक स्ट्रेट है, एक पानी का एक ये टुकड़ा है और इसको इन दोनों को जोड़ने के लिए चंद 1-2 ब्रिजेज़ हैं जो कि इनके बीच में बने हुए हैं और उनके ऊपर ही अगर हमला हो जाए तो फिर रशिया जो है वो क्रीमिया से कट के रह जाता है। तो ये अब जो एक और ब्रिज के ऊपर पहले भी जो उनका एक मेन ब्रिज था, कर्च ब्रिज जिसको कहते हैं, उस पे भी एक दफ़ा अटैक हुआ, इसको फ़ौरन इन्होंने रिपेयर किया मॉस्को ने। अब कोनहार ब्रिज के ऊपर अटैक हुआ और मॉस्को ने ये कहा है कि इसको अटैक करने के लिए इन्होंने यूके सप्लाइड मिसाइल्स जो हैं वो यूज़ किए। सो ये भी एक क्रिटिकल सी बात है जब आप इसको कहते हो कि यूके के सप्लाई हुए हुए मिसाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, तो फिर आप ये कहना चाह रहे होते हो कि नेटो जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर में और अगर नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो फिर हम भी अब हम अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, अपने एलाइज को कहेंगे कि वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं इस वॉर में। और इसी सिलसिले में आपको मैं याद कर रहा हूँ कि बेलारूस में कुछ दिन पहले पुतिन ने कहा था कि हमने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो सेटिंग है वो पहुंचा दी है और हमने वो लगा दी है बेलारूस के अंदर। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। दूसरी तरफ यूक्रेन कीव ने ये कहा है कि जो मिसाइल्स हमारे एयरफील्ड में दाखिल हुए थे उनको हमने डिफ्लेक्ट कर दिया। इसी ड्रोन के हमले के बारे में उसने कहा कि हमने इनमें से काफ़ी जो है वो डिफ्लेक्ट कर दिए हैं, मार के गिरा दिए हैं। और एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बता रही हूँ कि ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव जो हमारा रशिया के खिलाफ चल रहा है वो स्लो और स्टडी तरीके से चलेगा और वो स्लोअर देन डिज़ायर्ड है। यानी कि जैसे कि हमारे इंटरनेशनल जो दोस्त हैं वो चाह रहे थे, ज़ाहिर है उसकी इशारा यूएस की तरफ है, नेटो एलाइज की तरफ है, यूरोपियन यूनियन की तरफ है कि वो जिस तरह से चाह रहे थे कि जल्दी-जल्दी जो है यहाँ पर कामयाबी हासिल हो और जल्दी-जल्दी सारे काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किए जाएँ, तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि काउंटर ऑफेंसिव जो है वो स्लो हैं। इसलिए क्योंकि ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है। बिकॉज़ ये इसके अंदर इंसान जो है वो इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर यूक्रेन के सिपाही इन्वॉल्व हैं, यूक्रेन के विलेजेस इन्वॉल्व हैं, इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तो उसने ये कहा है कि ये जो उसने इंसिस्ट किया है कि वी विल नॉट नीडलेसली रिस्क सोल्जर लाइव्स टू मीट इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन। यानी हम यहाँ पे हॉलीवुड की मूवी नहीं चला रहे कि हम अपने दोस्तों को खुश करने के लिए जो है यहाँ पे बम चलाते रहें, चाहे उससे हमारे अपने ही लोगों का नुकसान हो रहा हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। सो इवेंचुअली यानी कि यूक्रेन को थोड़ा ज़ेलेंस्की को थोड़ा समझ आई है कि ये इसने बहुत गलती की है इस वॉर के अंदर एंटर होकर और उसने अपने लोगों के साथ बड़े मतलब ज़्यादती उसके लोगों के साथ हुई, उसके सिटीज़ के साथ हुई है। बहुत अब वो पछता रहा है या समझ रहा है कि ये नेटो के जो एलाइज़ हैं वो उन्होंने धकेल तो दिया है उसको वॉर के अंदर, लेकिन वो कोई ऐसी डिसाइसिव हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म होती, तो अब वो अकेले अपने ओन पर तो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। सो ये सब कुछ होने के साथ-साथ पुतिन ने भी एक और नई बात का ऐलान किया। उसने कहा है कि स्मार्ट न्यू सम्राट न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि काफ़ी देर से वो उन्होंने कहा हुआ था कि हमारे तैयार हो रहे हैं, ये नए किस्म के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और इनके जो लॉन्चिंग है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो उनकी यानी कि स्ट्राइक के जो सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ये इतना स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे जो है वो अपने टारगेट को यानी कि हिट कर सकेंगे। इसीलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जा रहा है। बैलिस्टिक मीन्स के वो न्यूक्लियर हैं और इंटर कॉन्टिनेंटल मीन्स के वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट यानी रशिया से वो यूरोप के किसी भी मुल्क को टारगेट कर सकते हैं या फिर रशिया से वो डायरेक्टली यूएस को टारगेट कर सकते हैं। क्या वो ऐसे हैं? तो ये सम्राट न्यूक्लियर कैपेबल ये जो मिसाइल्स हैं इंटरकॉन्टिनेंटल ये इन्होंने तैयार बिल्कुल कर दिए और वो कह रहे हैं बहुत ही जल्द सून बिल्कुल ये अभी इनकी सर्विसिंग पोजीशन पे वो आ जाएंगे यानी कि ऑलमोस्ट रेडी हैं, उन्होंने ये कहा है। सो दिस इज द थिंग।
अब यूक्रेन और जो ज़ेलेंस्की है उसके साथ तो अभी बिल्कुल हमदर्दी करने वाली ही बात हो गई है, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशंस यूरोप ने और नीटो ने उसको दी थी, ऐसा नहीं लगता कि वो उसके ऊपर पूरा होता रहे। बहरहाल वो वादे तो हमेशा ही करते रहे हैं कि हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, हम तुम्हें नेटो का मेंबर बना देंगे, हम तुम्हें EU का मेंबर बना देंगे। लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा, मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था कि EU ने भी मना कर दिया कि हम इतनी आसानी से तुम्हें 2 साल या 3 साल के अंदर मेंबर नहीं बना सकते। और नेटो ने भी यही, स्टोलनबर्ग ने ये कहा कि हम तुम्हें कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला सकते कि हम नेटो में तुम्हें दाखिल करेंगे। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने दोबारा से एक वादा किया, उन्होंने कहा कि वी वेस्टर्न कंट्रीज कमिट बिलियंस टू रिबिल्ड वॉर रेविश्ड यूक्रेन। ये तो एक वादा है, बिकॉज रिबिल्डिंग तो तब शुरू होगी ना जब वॉर खत्म होगी। तो जब तक तो वॉर हो रही है तब तक तो डिस्ट्रक्शन ही होगी, और जब वॉर खत्म होगी फिर एस्टिमेट लगाए जाएंगे, फिर कमेटियां बैठेंगी, फिर जो है बातें होंगी, फिर पता चलेगा कि ये जो बिलियंस है ऑफ डॉलर्स हैं इनमें से हम कितने दे सकते हैं, अब हम कितने नहीं दे सकते। ये तो बात की बातें हैं। बहरहाल ये इस तरह के वादे तो ये करते ही रहते हैं, और ज़ेलेंस्की को गालिबन अब समझ में आ गया है कि ये वादे जो है वो इतने भी उसके करीब तरीन नहीं है। बहरहाल यूएन ने भी इस सिलसिले में एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला है कि जब से ये वॉर शुरू हुई है 91 चिल्ड्रन जो है वो उसको रशियन आर्म फोर्स ने 91 बच्चों को जो है ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल वो कर चुके हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो, वॉर में तो इस तरह की हरकतें हो ही जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर आपने वॉर की मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन रिगार्डिंग टू वॉर अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसमें आपको हमेशा दोनों साइड्स की रिपोर्ट देनी चाहिए। कितने लोगों को यूक्रेनियन फोर्सेस ने मारा, कहाँ पे उन्होंने वॉर क्राइम्स किए, वो भी सामने लाने चाहिए। अगर रशिया ने किया वो भी सामने लाने चाहिए, और बिल्कुल इस बात पे दोनों साइड्स की तमाम गलत चीज़ों को कंडेम भी करना चाहिए। बहरहाल ये बहुत एक नाजुक सी वॉर है, एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा स्टार्ट में कि इसका असर, इस वॉर का असर हाँ तमाम ममालिक पे पड़ने वाला है, पाकिस्तान पे भी पड़ने वाला है, तमाम जो रीजन है, तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं, तमाम पे असर पड़ने वाला है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हालिया दिनों में दूर दराज के ममालिक, इवन अफ्रीकन यूनियन से भी एक यानी एक डेलीगेट आया हुआ था जो पुतिन से भी मिला है, ज़ेलेंस्की से भी मिला है। उन्होंने भी आकर के कहा है कि इस वॉर को किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो लेट्स सी, होपफुली हम सबकी दुआ तो यही होनी चाहिए कि वॉर एक बहुत ही क्रूअल चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है ये, और इसको जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू।